कमला देवी सुबह सब काम से फ्री होकर सोफे पर बैठी ही थी कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। सपना बहू, जरा देखो तो कौन है। लगता है तुम्हारे बाबूजी आ गए। जी माँ जी, खोलती हूँ। सपना ने जैसे ही दरवाजा खोला वो दंग रह गई। दिवारी लाल के साथ एक 16-17 साल की लड़की थी जिसने गले में जयमाला पहनी हुई थी और मांग में सिंदूर लगाया हुआ था। अरे बहू, अपनी नई सास का गृह प्रवेश नहीं करोगी क्या? ये आप क्या कह रहे हैं बाबूजी? नई सास? हाँ, मैंने जयवंती से शादी कर ली है। क्या? शादी? नहीं, ये नहीं हो सकता बाबूजी। क्या हुआ सपना बहू, कौन है? हाय राम, ये आपके साथ कौन है? मेरी पत्नी है जयवंती। मैंने इसी से गांव में शादी की है। अब ये भी हमारे साथ ही रहेगी। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपने दूसरी शादी कर ली और वो भी एक बच्ची से जो हमारे बच्चों की उम्र की है। घर में बहू बेटा है और आप इस उम्र में अपने बच्चों के बराबर की लड़की को शादी करके ले आए हो। अरे मुझे जयवंती पसंद आ गई तो मैंने उससे शादी कर ली। और जयवंती मेरा बहुत ख्याल रखती है। वैसे भी तुम्हारी उम्र हो चुकी है, इसलिए जो मेरा ख्याल करेगा मैं उसे ही तो अपने साथ रखूंगा। दिवारी लाल जी ठीक कह रहे हैं। मैं और दिवारी लाल जी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और जब हम दोनों को इस शादी से कोई ऐतराज नहीं है तो आप बीच में बोलने वाली होती कौन हो? अब से मैं इसी घर में रहूंगी दिवारी लाल जी के साथ। बाबूजी, ये ठीक नहीं है। ये आप क्या कर रहे हो? माँ के होते हुए आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हो। हाँ बाबूजी, रवि ठीक कह रहे हैं। एक शादी होते हुए दूसरी शादी करना कानूनन जुर्म है और वैसे भी जयवंती नाबालिग है और एक नाबालिग से शादी करना भी जुर्म है। अगर माँ जी चाहें तो आपको अंदर भी करवा सकती हैं। अंदर करवाना है तो करके दिखाए। मैं अभी कमरे में जाऊंगा और अपनी जान दे दूंगा। और बोलो कमला, क्या तुम भी यही चाहती हो कि मैं अपनी जान दे दूं? मैं अपनी खुशी ना देखूं? बहू, रवि बेटा, जो होना था वो हो गया। इन्होंने अपनी मर्जी करनी थी, कर ली। अब कुछ नहीं हो सकता। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई भी अपनी जान दे। जयवंती दिवारीलाल के साथ पत्नी बनकर घर में रहने लगी। कुछ दिनों के बाद जयवंती के माँ बाप भी रहने के लिए आ गए। उन्होंने कभी शहर का रहन सहन नहीं देखा था तो इसीलिए आते ही पूरे घर को नरक बना दिया। बहू, रसोई में से तो बड़ी गंदी बदबू आ रही है। रसोई में क्या बन रहा है? माँ जी, जयवंती अपने घर वालों के लिए चिकन बना रही है। बाबूजी ने खुद बाजार से लाकर दिया है। क्या? मेरी रसोई में चिकन? अरे ये क्या हो रहा है? तुम्हारे बाबूजी तो इन चीज़ों को हाथ भी नहीं लगाते थे, लेकिन आज वो खुद उन्हें लाकर दे रहे हैं। पता नहीं इनके ऊपर इस लड़की ने क्या जादू कर दिया है। माँ जी, मैंने तो आपको पहले ही कहा है, अगर बाबूजी को ठीक करना है तो आपको पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए, पर आप हो कि मेरी सुनती ही नहीं हो। नहीं बहू, मैं नहीं चाहती कि पुलिस तक ये बात पहुँचे और सबको ये पता चले। इससे हमारी बहुत बदनामी होगी। जो चल रहा है चलने दो। मुझ में अब हिम्मत नहीं है ये सब लड़ाई करने की। सपना की सास कमला देवी उस दिन बहुत रोई, लेकिन समाज के डर से वो कुछ नहीं बोली। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद सपना, मैं कब से बोल रहा हूँ, मुझे एक कप चाय बना दो। वो रवि जी, रसोई में दूध नहीं है। सुबह मंगवाया था तो जयवंती के घर वालों ने सारा दूध खत्म कर दिया। अच्छा रुको, मैं बाबूजी से अभी बात करता हूँ। रवि गुस्से में अपने पिता के पास जाता है और कहता है, बाबूजी, ये सब क्या है? जयवंती के घर वालों ने सारा दूध खत्म कर दिया। एक कप चाय के लिए भी दूध नहीं छोड़ा। अब आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो इसे? देखा आपने अपनी माँ से कैसे बात कर रहा है। मुझे जयवंती कहकर बुला रहा है और ऊपर से ये भी बोल रहा है कि मैंने और मेरे घर वालों ने दूध सारा खत्म कर दिया। सुनो, अब मैं एक दिन भी यहाँ नहीं रहूंगी। मैं अपने माता पिता के साथ जा रही हूँ। नहीं जयवंती, तुम कहीं नहीं जाओगी। और रवि, जयवंती तुम्हारी माँ है, उससे ढंग से बात करो।
नहीं बाबूजी, मेरी बस एक ही माँ है जिसने मुझे जन्म दिया है। ये छोटी सी बच्ची मेरी माँ नहीं बन सकती। वैसे भी मेरा दिमाग खराब है। आप एक काम करो, इस जायदाद का बंटवारा कर लो। अपने हिस्से की अपने पास रखो और मेरे हिस्से की मुझे दे दो। मैं माँ को लेकर अलग हो जाऊंगा। हाँ ठीक है, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। कल ही वकील को बुलाकर जायदाद के 2 हिस्से करवा लेता हूँ। फिर हम भी यहाँ से चले जाएंगे और रहना तुम अपनी माँ के साथ। जायदाद के हिस्से की बात सुनकर जयवंती थोड़ी घबरा जाती है। ए जयवंती बेटी, ये बुढ़ा आधी जायदाद अपने बेटे का नाम कर रहा है। हमने इस बुढ़े से तेरी शादी इसलिए थोड़ी की थी कि ये आधी जायदाद हाथ से निकल जाए। अरे हमने तो इसलिए तेरी शादी इस बुढ़े के साथ करवाई थी ताकि पूरी जायदाद की मालकिन तू ही बन जाए और इस बुढ़े के मरने के बाद हम आराम से ऐश करेंगे। आप चिंता मत करो बापू, ये पूरी जायदाद हमारी ही होगी। मैं कोई रास्ता ढूंढती हूँ और अगर जरूरत पड़ी तो इस बुड्ढे और इसके पूरे परिवार को ऊपर पहुंचा देंगे। जयवंती को नहीं पता था कि उसकी बातों की सारी रिकॉर्डिंग सपना अपने मोबाइल फोन में कर चुकी है। सपना ने चोरी छुपे जयवंती और उसके माता पिता का वीडियो बना लिया और अपने ससुर दिवारी लाल को दिखा दिया। देखा बापूजी, जिस लड़की को आप अपना समझकर शादी करके लाए हो वो आपके पीठ पीछे आपको ही ऊपर पहुंचाने का प्लान बना रही है। अभी भी समय है, संभल जाओ बापूजी। तुम ठीक कह रही हो बहू। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं इस जयवंती के प्रेम जाल में फंस गया। नहीं, अब ये इस घर में बिल्कुल भी नहीं रहेगी। वैसे भी दूसरी शादी का कोई मतलब नहीं बनता। सपना की चाल कामयाब रही। उसके ससुर को समझ आ गई और उसने जयवंती को उसके पूरे परिवार के साथ धक्के देकर बाहर निकाल दिया। दिवारी लाल की आंखों पर से जयवंती के झूठे प्यार और धोखे का पर्दा उठ गया। आज कमला देवी के जीवन में फिर से सुख शांति आई थी तो वो अपनी बहू सपना की वजह से। सपना ने अपनी समझदारी से अपने सास ससुर के रिश्ते और अपने घर को बिखरने से बचा लिया। शीला देवी के परिवार में 2 बेटे रमेश और दिनेश दोनों शादीशुदा थे। रमेश की शादी को कुछ साल हो चुके थे जबकि दिनेश की शादी को अभी 4 महीने ही हुए थे। इसीलिए घर के सारे काम बड़ी बहू सविता ही संभालती थी क्योंकि छोटी बहू रोशनी नौकरी करती थी। अरे माँ जी, ये देखिए, मैं आपके लिए सुंदर सी साड़ी लाई हूँ। बहू, ये तो बहुत सुंदर साड़ी है पर महंगी होगी। माँ जी, आपसे ज़्यादा कीमती नहीं है। वैसे आज दरअसल मुझे सैलरी मिली थी तो सोचा आपके लिए भी कुछ खरीद लूँ। माँ जी, वो आपने शरबत बनवाया था। अरे अरे, ध्यान से, अभी रख दे, मैं पी लूँगी। पहले मैं अपनी बहू की लाई हुई साड़ी तो देख लूँ। इस पर गिर गया जरा सा भी शरबत तो दाग लग जाएगा। और हाँ माँ जी, भाभी को बोल दो कि वो इसे मशीन में ना धोए क्योंकि ये सब कपड़े मशीन में ही धो देती हैं। अरे बहू, ये टहरी घर में काम करने वाली, ये तुम्हारी तरह बाहर काम करने वाली थोड़ी है। इसका जितना दिमाग होगा उतना ही तो काम करेगी ना। इसे क्या पता कि पैसा कैसे कमाया जाता है। तुम तो सारा दिन बाहर नौकरी करती हो, मेहनत करती हो। इसका क्या है, जरा सी सब्जी रोटी बनाई और थोड़ा बहुत झाड़ू पोछा लगा दिया बस। अरे असली मेहनत तो तुम कर रही हो बाहर नौकरी करके। माँ जी, मैं थोड़ा फ्रेश होकर आती हूँ, बहुत थक गई हूँ। आज बहुत काम था ऑफिस में। हाँ बहू रानी, थकावट तो है ही। अच्छा, तुम एक काम करना, रात को हल्दी वाला दूध पीकर सो जाना, सारी थकान दूर हो जाएगी। तभी सविता का देवर भी आ जाता है। भाभी, आपने आज फिर से आलू बैगन की सब्जी बना दी। पता है, मेरे साथ के सारे दोस्त यही कहते हैं कि तू रोजाना आलू बैगन की सब्जी क्यों लेकर आता है। भाभी, आपसे कोई और सब्जी नहीं बनाई जाती क्या? हाँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। मेरी फ्रेंड्स तो इतनी अच्छी अच्छी सब्जियां लेकर आती हैं टिफिन में। कभी दाल मखनी, कभी सोयाबीन चाप, कभी मटर पनीर और न जाने क्या क्या बढ़िया मसालेदार सब्जियां। अरे ये बस निपटाने वाले काम ही करती है, कोई काम ढंग से थोड़ी होता है इस पे।
अब कान खोल कर सुन लो सबिता बहू, थोड़ा अपने आप को बदल लो, वही ठीक रहेगा, तुम्हारे लिए भी और हमारे लिए भी। लेकिन उस समय बड़ी बहू सबिता कुछ नहीं बोली। शीला अपनी दोनों बहुओं के बीच अक्सर ही ऐसा भेदभाव करती थी। अब तो सबिता का मन दुखने लगा और एक दिन सबिता किताब में एक कहानी पढ़ रही थी और कहानी पढ़ने के बाद उसके चेहरे पर थोड़ी सी स्माइल आई और वो खुद से बोली, अब बहुत हुआ, मुझे भी ऐसा ही कुछ करना होगा जैसा इस कहानी में बताया गया है। जहाँ सबिता रोजाना सुबह उठकर सबका टिफिन तैयार करती थी, अपने हस्बैंड का, अपने देवर का, अपनी देवरानी का और उसके बाद अपनी सास का नाश्ता बनाती, फिर बच्चों का टिफिन भी पैक करके उन्हें स्कूल बस तक छोड़कर आती थी। लेकिन आज सबिता में कुछ बदलाव था। अरे, आज तो रसोई में कोई नहीं है। भाभी तो सुबह सुबह उठकर रसोई में खाना बनाने लगती हैं। क्या हुआ रोशनी बहू, क्या बात है? माँ जी, आज रसोई में सबिता भाभी दिखाई नहीं दे रही, कहीं सो तो नहीं रही? माँ जी, सविता की तबीयत कुछ ठीक नहीं है और बुखार भी लग रहा है। देखता हूँ दिन में डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। ओहो, पर आज तो मुझे बहुत जल्दी ऑफिस जाना था। उस दिन रसोई में कुछ भी नहीं बना था। सबिता के बच्चों की छुट्टी थी, इसलिए रमेश बाजार से नाश्ता ले आया, पर रोशनी और दिनेश बिना खाए ही ऑफिस चले गए। शीला ने भी बाजार का थोड़ा बहुत खाकर अपना काम चला लिया, पर शीला देवी को घर में काम वाली रखना पसंद नहीं था, इसलिए सारे घर का काम शीला देवी को अकेले ही करना पड़ा, जिससे शीला देवी की कमर में दर्द हो गया। अरे मोरी मैया, मेरी कमर, अरे मेरी कमर गई। रोशनी बहू, बहुत अच्छा हुआ तुम आ गई, रात की रोटी तो तुम ही बना लो। मेरी कमर में तो बहुत दर्द है, हिला भी नहीं जा रहा है। पर माँ जी, मेरे में तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है रसोई में काम करने की। एक काम करती हूँ, मैं ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर देती हूँ। रोशनी, आज सुबह भी बाजार का नाश्ता खाया था, दोपहर को भी बच्चों को मैंने ब्रेड मक्खन लगा कर दे दिया था। अब बाजार का खाना कोई भी नहीं खा पाएगा और माँ की तबीयत भी ठीक नहीं रहती। और एक काम और कर दो, सविता की तबीयत खराब है, डॉक्टर ने उसे हल्का खाना खाने को बोला है। मैं अकेली इतना सब थोड़ी ना करूँगी। माँ जी, आपको थोड़ा हिलना पड़ेगा, मैं अकेले इतना काम नहीं कर सकती। आप तो जानती हो मैं ऑफिस का काम भी करती हूँ। हाँ, मैं कोशिश करती हूँ, रुको आ रही हूँ। इधर दोनों सास बहू रसोई में काम कर रही थीं। उधर सबिता बीमार होने का नाटक करके आराम से बिस्तर पर लेटी हुई थी। सविता, अब कैसी तबीयत लग रही है? डॉक्टर ने बोला था कि बुखार तो नहीं है, वैसे तुम्हें शायद कमजोरी होगी, लेकिन तुम चिंता मत करो, 1-2 दिन में ठीक हो जाओगी। हाँ हाँ, वो तो मुझे होना ही है, बस 2-3 दिन की बात है। मुझे भी बिस्तर पर लेटना कहाँ अच्छा लग रहा है। मेरी वजह से घर में कितनी परेशानियाँ हो रही हैं। रसोई में खाना भी ठीक से नहीं बन रहा। अरे, तुम ये सारा दिन घर की चिंता करके ही अपनी तबीयत खराब कर रही हो। फिर अगले 2 दिनों में ही शीला और रोशनी दोनों को नानी याद आ गई, जब दोनों को घर के सारे काम अकेले ही करने पड़ रहे थे। सच में आज पता चल रहा है सबिता अकेले कितना काम करती है। हम दोनों तो मिलकर भी उतना काम नहीं कर पा रहे जितना वो अकेले कर लेती है। उसके साथ तो कोई होता भी नहीं है और वो सबके लिए सब कुछ करती है। हाँ, आप ठीक कह रही हो माँ जी। सबिता भाभी रसोई में होती हैं तो मुझे भी कोई चिंता नहीं रहती, क्योंकि मुझे पता होता है वो तीनों टाइम का खाना भी संभाल लेंगी और हमें समय पर खाना भी मिल जाएगा। पर अब पिछले 3 दिनों से हम में से किसी ने भी कुछ ठीक से नहीं खाया। हाँ, रोशनी सही कह रही है। भाभी गरम गरम खाना पैक करके देती हैं तो दोपहर में भी ऑफिस में पेट भर जाता है, पर अब मजबूरी में कैंटीन का खाना खाकर मेरा तो पेट ही खराब हो गया है। हाँ, कुछ भी कहो, ये घर अगर ठीक से संभला हुआ है तो सिर्फ सबिता बहू की वजह से ही संभला हुआ है। हाँ माँ जी, सबिता भाभी बस जल्दी से ठीक हो जाएं। मुझे तो बहुत परेशानी हो रही है। माँ जी, मुझे तो लगता है भाभी अकेले ही घर का सारा काम करती हैं, इसी वजह से वो बीमार हुई है।
क्यों ना हम घर में सफाई बर्तन के काम के लिए कोई कामवाली रख लें, जिससे भाभी को भी सहारा मिलेगा। हाँ, तुम सही कह रही हो। वो अकेली कितना ही करेगी, हमारा ध्यान इस तरफ कभी गया ही नहीं। माँ जी, वो जो पड़ोस में जो एक कामवाली काम करती है ना, उसको बुला लेती हूँ। वो जो बोलेंगे सब कर देगी। ठीक है, बुला लो, बात कर लेंगे। सबिता यही तो चाहती थी कि उसकी अहमियत को कोई समझे, उसकी भी सब कदर करे। फिर घर में कामवाली रख ली जाती है ताकि सबिता को आराम मिल सके। देवर जी, आपका लंच। रोशनी, तुम भी अपना लंच ले जाना, मैंने पैक कर दिया है। थैंक यू भाभी, मैं इस लंच को कितना मिस कर रही थी। अब आप बस आराम करना, वो कामवाली आ जाएगी और सारा काम कर जाएगी। सबने सबिता की अहमियत को समझा और उस दिन के बाद घर में सब कुछ ठीक हो जाता है।